बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस जो है वो नहीं देखी हैं अब तक, तो पहले आप उनको देख लें ताकि कंटिन्यूशन के साथ आपको तमाम टॉपिक्स अच्छे तरीक़े से क्लियर हो सकें। एलिमेंट्री मैट्रिसेस की बात करते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं: अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ यूनिट मैट्रिक्स by a single elementary transformation is called elementary matrix। एक ऐसी मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स से बने, ठीक है जी, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स से फॉर्म करते हैं और उस यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर आप क्या करते हैं, बाय सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो तमाम वो मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से बने, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपके पास एलिमेंट होते हैं वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सपोज़ ये I3 है, एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब सपोज़ कीजिए कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सपोज़ कीजिए कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी से मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज़ 3R1 + R2, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपके लिए ये चीज़ नहीं हो, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखी गई है, बट कुछ बेसिक रूल मैं आपको बता दूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने के लिए। इसका मतलब ये है, पहली बात ये कि हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है, ठीक है जी। और ये हम इन रॉस के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। आगे चलकर इन ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहेंगे, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ कि 3R1 यानी इस रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और ऐड करने वाला हूँ उसको किसके साथ, रॉ 2 के साथ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन चेंज कौन सी रॉ में आएगा, यानी रॉ 1 में चेंज करना है हमने या रॉ 2 में चेंज करना है। तो इसके बड़े मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं इस चीज़ को लिखने के लिए। सपोज़ कुछ बुक्स जो हैं वो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख देती हैं R2 या फॉर एग्ज़ाम्पल R1, जिसका मतलब ये होता है कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपने R2 में चेंज करना है, यानी रॉ 1 में चेंज नहीं होगा बट रॉ 2 के अंदर चेंजेस लानी है आपने। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो बुक मैंने आपको रेकमेंड की है, हार्वर्ड एंटन की बुक, उस एंटन की बुक को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेकंड में आपके पास जो नंबर, यानी जो रॉ का जो नंबर लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल R2, तो आपने हमेशा चेंज यहाँ पर करना होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन को आपने परफॉर्म करना है और सिर्फ चेंज जो है वो आखिरी वाले नंबर यानी R2 के अंदर आने वाला है, ठीक है जी। क्या ये पॉइंट समझ गए आप इसको? मैं फिर से रिकॉल करता हूँ उसको कि आप ये जो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कैसे लिखी जाती है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से एक ऑपरेशन लिखी है। इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपने 3R1 करना है और R2 करना है, लेकिन ये जो लास्ट में मेंबर लिखा हुआ है, चेंज सिर्फ यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनता है। तो जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इतनी सिंप्लीफिकेशन है कि आप उसको खुद भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 0 0 बन जाएगा और इसको हम R2 में ऐड करते हैं। तो पहले तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी चेंज जो हैं वो, कौन कौन सी रोज़ ऐसी हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स वो रो R1 और R3 है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि R1 और R3 जिसमें कोई चेंज नहीं आना, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, ठीक है जी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि चेंज आना है R2 में, और वो चेंज कैसा आना है, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और R2 में ऐड कर दिया। तो इसका ये मतलब होगा कि जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 0, 3 + 0 का मतलब होगा 3, एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0, ये 0 के इक्वल होगा, और जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली जो नेक्स्ट आंसर है वो हो जाएगा 0 0, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया गया है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और हम बाद में इसको कहेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है जी, ये थोड़ी देर बाद हम उस पर कहेंगे। तो अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दी जाए तो जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, जो मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है वो बेसिकली एक तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम एक थ्योरम पढ़ते हैं और फिर आपको मैं वो थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली होता क्या है हमारे पास। ठीक है जी, तो एक थ्योरम हम देखते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम आपको ये कहता है कि एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, से रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स every elementary row transformation of a matrix can be affected अब आप इस थ्योरम से घबराएं नहीं, तो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। प्री मल्टीप्लिकेशन with corresponding elementary matrix, मैं ज़रा पार्शली इस थ्योरम को समझा दूं, फिर इसके बाद एक एग्जांपल करवाऊंगा, फिर उसके बाद वापस हम इस थ्योरम के ऊपर चलेंगे। ये थ्योरम आपको ये कहता है कि एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय द प्री मल्टीप्लिकेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब ये वर्ड प्री मल्टीप्लिकेशन क्या होता है विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, पहले हम इसको एक एग्जांपल करते हैं और फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे इस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब सपोज़ कीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास A, जिसके कंपोनेंट हैं आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 4 5 6 7 एंड 3 5 9। ठीक है जी, और हम ये करने वाले हैं कि इस मैट्रिक्स के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाले हैं 4R1 + R3, ये करने वाले हैं। ठीक है जी, ये इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाले हैं। चलें जी, पहले हम क्या करते हैं, अभी हमने ये काम आइडेंटिटी के ऊपर किया था, अब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर ये काम करने वाले हैं। तो इसमें चेंज कहाँ पर होगा, अगर आप नोट करें R3 जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड रॉ के अंदर चेंज आने वाला है। तो थर्ड रॉ के अंदर अगर चेंज आने वाला है तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ इक्वलेंट के लिए मैं, कि इससे मेरा ये रिज़ल्ट निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 रॉस तो आपने एज इट इज़ लिखनी है, दिस इज़ 5 6 एंड 7। ठीक है जी, लास्ट रॉ के लिए आपने क्या करना है, 4R1 करना है, यानी R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 2 8, 8 + 3 जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 11। सिमिलरली जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 + 5 ये बन जाएगा आपके पास 17। और सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16, 16 + 9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25। तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गई। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या हम इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल सकते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्या हम इस मैट्रिक्स को जो रिजल्टेंट हमारे पास आई है इसको क्या हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो इसका आंसर मैं भी आपको देने वाला हूँ कि इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जा सकता है या नहीं। जबकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि
किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ज़रा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास सपोज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप इस आइडेंटिटी के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी आप क्या करने वाले हैं, दिस इज़ 4R1 प्लस R3, तो आपके पास क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनकर आएगी, ये क्या बन जाएगा आपके पास। पहले ये है कि R1 और R2 में तो कोई चेंज नहीं है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 तो एज इट इज़ रहेगा। एंड देन फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 प्लस 0, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा आपके पास 4 एंड देन 0 देन 1, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। सेकंड वर्क मैं ये करने वाला हूँ कि सपोज़ ये जो मेरे पास एक रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट जो हमने निकाला है, यानी ये इसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो कह सकते हैं एज़ पर डेफिनेशन। अब जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 0 0 1 0 एंड 4 0 1, जब मैं इसको जो है मेरे पास ये जो मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है, ये जो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल मैट्रिक्स है A, अगर मैं इसको A से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 4 5 6 7 3 5 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छी आती है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सिर्फ रिजल्टन आएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो बन जाएगा 3 2 3 7 2 3 4 5 6 7, कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, एंड 11 17 एंड 25, ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ज़रा आप ये बताइए कि इसको कंपेयर कीजिए, इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को कंपेयर कीजिए, तो क्या आपने उससे कंक्लूजन निकाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आपने देखना है। देखें होता क्या है यहाँ पर होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उस मैट्रिक्स के ऊपर जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो उससे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, यानी उसको भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी इन्वॉल्व नहीं है तो कैसी ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा गया था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स में आइडेंटिटी के ऊपर सिंगल जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है उसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पर कि अगर मैं इस ऑपरेशन को एक्सप्लोर करूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, जो मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, होता ये है कि जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी यानी जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होती है वो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होती है, और उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप ओल्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास न्यू मैट्रिक्स जनरेट होती है। यानी आपके पास यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दरमियान में वैसे तो एलिमेंट्री आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपको, लेकिन बैकएंड के ऊपर आइडेंटिटी वर्क कर रही होती है। यानी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होती, पहले वो आइडेंटिटी पर अप्लाई होती है। ये हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और फिर जो भी आपके पास रिजल्टन आता है आइडेंटिटी के बाद, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो जाती है। अब ज़रा चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ, तो आप ये बात समझ जाएंगे। कहते हैं कि एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय, कोई भी जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, कैन बी अफेक्टेड बाय प्री मल्टीप्लिकेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक्चुअली ये एक प्री मल्टीप्लिकेशन होती है, नोट कर रहे हैं आप। यानी एक प्री मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आप जो है उसको आइडेंटिटी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। हम ये शो नहीं करते हैं, बट ये प्री मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आइडेंटिटी के साथ इसकी प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे हमारे पास ये रिजल्टन निकल कर आता है। तो इन शॉर्ट ये कि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आज के बाद जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो उससे जो भी मैट्रिक्स निकलेंगी वो तमाम की तमाम एलिमेंट्री मैट्रिक्स होंगी।
तो मेरा ख़्याल ये है कि आपको इस आइडेंटिटी का जो इशू था वो समझ आ गया होगा कि आइडेंटिटी का होना एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बैक एंड के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उससे रिजल्टेंट एलिमेंट्री मैट्रिसेस ही बनकर आती हैं आपके पास। ठीक है, चलें अब अपने काम को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के कुछ फॉर्मल रूल सिखाते हैं कि एलिमेंट्री ये बेसिक टूल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। इन बेसिक टूल्स का फ़ायदा ये है कि जब ये सारे टूल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो हमारा मेन टारगेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है, तो वो हमारे लिए सारा आसान हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते जाइए। तो अब हम ज़रा सीखते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं और इसकी क्या बेसिक रूल्स हैं। जी जनाब, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर हम 3 काम कर सकते हैं। पहला काम हम ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अ रो थ्रू बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अ रो थ्रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज 2 रोज़। तो आप किसी भी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। और जो थर्ड आपके पास रूल है या उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर करके दिखाया कि यहाँ पर जैसे ये ऑपरेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। तो ये वाले ऑपरेशन भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने लगे तो इसके 3 बेसिक रूल हैं, वो हमने अपने जहन में रखने हैं। पहला ये कि किसी इक्वेशन को या किसी रो को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सेकंड, आप इनमें से किसी 2 रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। थर्ड, किसी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर किसी दूसरी रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एक सैम्पल प्रॉब्लम हम देखते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं अपने लिए। तो सपोज़ कीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + y + 2z = 9, 2x + 4y - 3z = 1, और थर्ड इक्वेशन है 3x + 6y - 5z = 0। तो सपोज़ ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करनी है। तो मेरा टारगेट मैं आपको ये दे रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि हम एक आइडेंटिटी यानी जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वैसे तो हमने इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसे हम 0 1 0 0 0 0 0 1 के फॉर्म में बनाएं। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। फ़िलहाल अभी हमें नहीं पता कि इन प्लेसेस के ऊपर क्या नंबर्स आएंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इन प्लेसेस के ऊपर यानी कांस्टेंट के प्लेस के ऊपर कुछ भी जनरेट हो, उससे हमारा कोई काम नहीं है। फ़िलहाल अभी हमारा कोई यूज़ नहीं है। हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर जनरेट हो जाए। ठीक है जी, तो अब आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स को आप जो है वो किसी इकोसिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कैसे चेंज करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करता हूँ। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा इसकी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए होगा।
आपको बताया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए ऑफ बी करके लिखा जा सकता है। पहले सब कोफिशेंट लिखे जाते हैं साइन के साथ 2, और फिर लिखा जाता है 2, वाई का कोफिशेंट 4 एंड देन -3, 3, 6 एंड -5। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स की पार्टीशंस बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इससे टाइम वेस्ट होगा हमारे पास, तो हम यही अस्यूम करेंगे कि लास्ट कॉलम हमारे पास जो कुछ है वो बेसिकली कांस्टेंट के लिए है। ठीक है जी। तो ये हमने अब हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने इस पूरे सिस्टम को, यानी जो 3/3 का जो सिस्टम आपके पास है या जो कोफिशेंट वाला पार्ट है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो क्यों बनाना है इसकी हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। पहली बात ये कि आइडेंटिटी बनाने के लिए इस पहले नंबर का 1 होना चाहिए, तो ये पहला नंबर 1 यहाँ पर मौजूद है। अब आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को अप्लाई करना है और ये जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं इन नंबर्स को ज़ीरो करना है। ठीक है जी। अब ये ऑपरेशंस कैसे लिखी जाएंगी, तो बहुत ध्यान से आपने मेरे साथ साथ देखना है कि मैं इन ऑपरेशंस को कैसे लिखता हूँ। मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस को प्रेफर कर रहा हूँ, एक है मल्टीप्लिकेशन और दूसरी है एडिशन। ठीक है जी। तो ना तो मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, ना तो मैं सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ और ना ही जो है वो डिवीज़न की तरफ मैं जाऊँगा। ठीक है जी। तो अगर आप एंटन की बुक को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली उसी अप्रोच को मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं या डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस नंबर को ज़ीरो करना है तो इस नंबर के कोफिशेंट की नेगेटिव टाइम, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोफिशेंट का साइन चेंज करें, इसको इस रॉ से मल्टीप्लाई कर दें और इनको आपस में ऐड कर दें। तो इस ऑपरेशन को हम इस तरह लिखते हैं -2r1 + r2। ठीक है जी। यानी हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हम 1 बना लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जिस नंबर को भी ज़ीरो करना होता है, इसके कोफिशेंट की ऑपोजिट साइन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इनको आपस में ऐड करते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि R2 के अंदर चेंज आएगा, यानी R2 ज़ीरो होगा आपके पास। और सिंगल ऑपरेशन अप्लाई ना करें क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसमें, तो आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर आपको 3 को ज़ीरो करना है तो ये 1 इसी के लिए है। आप कैसे कर सकते हैं, इस 1 की साइन है प्लस, इसको -3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें किससे, R1 से। यानी यूँ समझे कि जो 1 वाली रॉ है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए होती है कि इससे बाकी नंबर्स को ज़ीरो किया जा सके, और इसमें ऐड कर दें R3। तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये ऑपरेशन समझ आ गई होगी। तो जब यह ऑपरेशन अगर आप समझ आ गई है तो ये बन जाएगा 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 0 आएगा। अगर इसको देखें तो इसमें R1 चेंजेस R2 और R3 में आ रहा है, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो R1 को तो हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम चेंज करने वाले हैं इन नंबर्स को। तो अगर आपसे पहले इसको चेंज करते हैं तो इसके लिए इस ऑपरेशन को यूज़ करेंगे, कोई R2 में चेंज लेकर आता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू -2 एंड -2 + 4, -2 + 4 आंसर क्या बन जाएगा, 2। सिमिलरली जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और फिर उसमें आप ऐड करते हैं -3, तो ये बन जाता है, ये बन जाएगा -7। और इसी तरीके से जब आप जो है वो -2 इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा -18, और -18 के अंदर अगर आप ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, 1, तो ये बन जाएगा आपके पास -17। ठीक है जी। R3 में चेंज के लिए हम इस ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, तो इस R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें, +3 के साथ ऐड कर दें, आंसर 0 पहले से लिखा हुआ हमने। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें -3 + 6, आंसर बन जाएगा आपके पास +3, और रिमेनिंग नंबर्स -11 एंड -27 भी मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपको क्या करना था, जिसके अंदर आपको करना ये था कि पहले नंबर को रॉ बनाना था और इस 1 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स को ज़ीरो करना है। अब सेकंड हमारा टारगेट ये है कि ये 2 लिखा हुआ है इधर 1 बनाना है। तो देखें, किसी भी नंबर को 1 बनाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है कि आप उसको उसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/2 से आप R2 को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑपरेशन को प्रेफर कर रहा हूँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा जी, ये क्या बन जाएगा, 1 1 2 9 एज इट इज़ होगा, 0 एज इट इज़ रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 7/2 हो जाएगा, और ये -17/2 बन जाएगा। इसी तरीक़े से 0 3 -11 और -27 में कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? नेक्स्ट आपका टारगेट ये है कि आपने इस नंबर को और इस नंबर को आपने क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो ये तो आपने लीडिंग एक 1 बना लिया और यहाँ पर भी 1 जनरेट हो गया। तो अब आपने मुझे लिखवाना है कि कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे ये 1 हो जाए। तो बहुत सिंपल है, इसका जो कोफिशेंट है, इसके कोफिशेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर इसके साथ अगर ऐड कर दें तो काम हो सकता है। और वो ऑपरेशन क्या होगी कि आप क्या करने वाले हैं, आप माइनस करने वाले हैं R2 को और उसके अंदर ऐड करने वाले हैं किसमें, R1 में। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को ज़ीरो करना है, तो क्या करना होगा, आपने इसका जो कोफिशेंट है नेगेटिव टाइम वो क्या बन जाएगा, -3। इसको आपने R2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा -3R2 और आपने इसको ऐड कर देना होगा, करवाना होगा कहाँ पर, R3 के अंदर। तो उम्मीद है कि ये ऑपरेशंस आपको अच्छे तरीके से लिखना आ रही होंगी। ये तमाम की तमाम कौन सी मैट्रिसेस हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। तो अब जनाब क्या चेंजेस आ गए, देखिए ये 1 0 0 पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें आप परेशान ना होइएगा। ये 0 1 0 हो गया। साथ साथ इस ऑपरेशन से पता लगता है कि R2 में कोई चेंज नहीं है, तो R2 -7/2 और -17/2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी। अब आपने R1 वाले चेंज आपने बताना है। तो R1 वाले चेंज को आपने बताना है, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं आप, ये जो है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +7/2 हो जाएगा और +7/2 में 2 को ऐड कर दें। तो 7/2 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा आपके पास 11/2। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ तो ये बन जाएगा 17/2 और 17/2 में जब आप 18 ऐड कर देंगे तो 2 × 9 18 + 17 आपके पास ये बन जाएगा 35/2। ठीक है जी। सिमिलरली अब आपने नीचे R3 में चेंज करने के लिए इस ऑपरेशन को यूज़ करना है, यानी क्या करने वाले, -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +21/2 होगा और +21/2 में जब माइनस कर देंगे 11 तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बन जाएगा -1/2। बड़ी सिंपल सिंप्लीफिकेशन, आसान है, तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं। सिमिलरली ये जो रिज़ल्ट हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला काम ये है कि आपने इसको 1 बनाना है। तो जनाब अब आप लिखवाइए, क्योंकि मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ 1 कैसे करने वाले हैं। इस नंबर के रेसिप्रोकल से, इस नंबर का क्या रेसिप्रोकल होगा, -2। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ, R3 के साथ। तो जब आप ये चीज़ परफॉर्म करते हैं तब देखिए कि चेंज क्या आएगा। तो जब ये परफॉर्म करते हैं तो ये 1 0 11/2 और 35/2 तो एज इट इज़ रहेगा। 0 1 -7/2 भी एज इट इज़ रहेगा, -17/2 भी एज इट इज़ रहेगा। ये 0 0 ये 1 हो जाएगा और सिमिलरली जब -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये काम हो गया। फिर आपका टारगेट क्या है, अब आपको यहाँ पर 1 मिल गया, अब आपको इन नंबर्स को 0 करना है। तो इन नंबर्स को 0 करने के लिए ज़रा जल्दी से मुझे आप जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखवाइए। पहले मैं R1 में 11/2 को अगर 0 करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, 11/2 पॉजिटिव है तो माइनस का 11/2 लिखना होगा और उसको R3 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसको R1 में ऐड कर देना होगा। और अगर माइनस के 7/2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके साइन को अगर अपोजिट करें तो ये 7/2 होगा। इसको आपने R3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है R1 के साथ। ठीक है जी। तो अब आप ज़रा नोट कीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारा मेन टारगेट कंप्लीट हो गया। 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1, ये चीज़ आपके पास बनकर आ गई। सिमिलरली R3 में तो कोई चेंज नहीं है, R3 एज इट इज़ रह गई। अब फॉर एग्जांपल ये इसको आपने चेंज करना है तो आपने इसको -11/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको -11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -33/2 और 35/2, तो आंसर आ जाएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये जो रिज़ल्ट है 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। एक एडिशनल बात पॉइंट मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस थी उसके अंदर 3 वेरिएबल्स थे, एक था x, y एंड z। तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप प्रॉब्लम को गौर से देखते आ रहे हैं तो याद रखें कि ये जो फर्स्ट रॉ में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके करॉस्पॉन्डिंग x होगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी इस प्रॉब्लम में x 1 के इक्वल होगा। इस प्रॉब्लम में ये शो कर रहा है कि ये आपका रिज़ल्ट है, यानी y 2 के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम में z ये 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी z इज़ इक्वल टू 3।
तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है जी। तो सोल्यूशन एक एडिशनल टास्क था। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये बताना था कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी यहाँ पर आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप उसको जो है वो अपने पास संभाल कर रखें, और जब मैं आपको थोड़ी सी बातें चेंज करूँ इसके साथ तो आप इसको समझ सकें। और वो ये कि आप जो है वो ये जो आपके पास ये जो फॉर्म है, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अगर यानी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और उस पर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर एक फॉर्म आप इस तरह की बनाते हैं, यानी कैसी फॉर्म, जिसमें आपको हर कॉलम के अंदर, यानी कॉलम के अंदर आपको 1 मिलता है। तो आज के बाद हम इसे कहेंगे लीडिंग 1। दिस इज कॉल्ड लीडिंग वंस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लीडिंग वंस। और आपने याद रखना है कि जिस कॉलम के अंदर लीडिंग 1, याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलम के अंदर लीडिंग 1 एग्जिस्ट करता हो। अगर आपका सिस्टम 3x3 है, यानी 3 इक्वेशन और 3 अननोन है, तो ऑफ कोर्स आपके पास इस तरीके से डायगोनली स्मूथ किस्म की मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। और इन केस अगर आपका सिस्टम जो है वो रेक्टेंगुलर है, यानी नंबर ऑफ़ इक्वेशन या नंबर ऑफ़ अननोन डिफरेंट हैं, तो आपके पास इस तरह डायगोनल एलिमेंट का आना ज़रूरी नहीं है। खैर, इशू ये है कि अगर जहाँ पर भी आपके पास 1 इन्वॉल्व हो जाए, जिस कॉलम में भी, तो याद रखें कि अगर उस कॉलम में 1 के अलावा बाकी सारे नंबर 0 हों, 1 के अलावा बाकी सारे नंबर 0, 1 के अलावा बाकी सारे नंबर 0 हों, तो याद रखें कि इस लास्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो याद रखें कि इस तरह की मैट्रिक्स को आपने थोड़ी देर के लिए याद रखना है। इसे कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन, इसको हम कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए आपने याद रखना है, इसके कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। और एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में, किसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, तो आपको प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। यानी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट सोल्यूशन आपको मिलता है। डायरेक्ट एक्स की वैल्यू, डायरेक्ट वाई की वैल्यू और डायरेक्ट जी की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो अब आपने थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। और ये कहलाती रिड्यूस है। आगे चलकर रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म की हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म और कैसे होती है, उसका क्या पर्पज़ होता है। तो वो सारी बातें अभी हम चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका मेन टारगेट ये था कि आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना और उस एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को एक मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाना। ये तमाम की तमाम एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। और अगर आप कुछ इस तरह की फॉर्म बना लेते हैं जो सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर 3x3 है तो आइडेंटिटी बन गई, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, तो आप याद रखें कि सोल्यूशन को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपने थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि इस फॉर्म को कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और चूँकि इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, शेयर करें। स्टेप बाय स्टेप आपको लीनियर अलजेब्रा के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आप तमाम वीडियो को कंटिन्यूशन में देखेंगे तो उम्मीद है कि आप लीनियर अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।